आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म चैप्टर 2। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सा? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जो पावर होता है वो शेयर होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया में एक दो तीसरी टायर की गवर्नमेंट है, तो इसे हम इंडियन फेडरलिज्म में पढ़ेंगे विस्तार से। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? लेट अस गेट बैक टू द कॉन्स्टेंट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका वी सॉ द लास्ट चैप्टर। फिर हम चलते हैं पिछले चैप्टर में, श्रीलंका और बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी और रीजनल गवर्नमेंट भी थी, दोनों ही थी। पर जो रीजनल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट के पावर को छीन सकती थी, जिसके वजह से काफ़ी उनको नुकसान होता था। फिर क्या हुआ, 1993 में 1993 में रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से एक पावर मिली कि अब वह सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होगी और उसके पावर, दोनों के पावर सेम होंगे। पर श्रीलंका में फेडरलिज्म नहीं आया, उसमें वैसा ही चलता रहा। तमिल लीडर्स की मांग थी कि वो फेडरल सिस्टम बने, पर वो नहीं बना। ठीक है, अब पढ़ते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और अदर यूनिट में। ठीक है, फेडरेशन हैज अ टू लेवल ऑफ, फेडरेशन के पास दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है? एक होता है जो एंटायर कंट्री के लिए होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ सब्जेक्ट के लिए, जो नेशनल जो हमारे देश के लिए इंटरेस्ट की बात होती है। जैसे कि मान लीजिए पूरे देश का एक ही हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश का एक ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो सुरक्षा व्यवस्था होगा वो सेंट्रल के अंदर आता है। और फिर कौन सा एक और गवर्नमेंट होती है? वो होती है स्टेट या प्रोविंशियस गवर्नमेंट। ठीक है, बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। दोनों अपने पावर को खूब इंजॉय करती है, मतलब अपने पावर को चलाती है दोनों की, और एक दूसरे के ऊपर अधीन नहीं रहती है। ठीक है, दोनों का पावर अलग अलग क्षेत्रों में होता है। ये एक मैप दिया गया है आपको पूरे वर्ल्ड में। ये मैप दर्शाता है, जो नीला लाल कलर का है वो बताता है कि किस किस देश में फेडरलिज्म है। जैसे कि कनाडा में है, यूएसए में है, ब्राज़ील में है, मेक्सिको में है, अर्जेंटीना में है, वेनेजुला में है, साउथ अफ्रीका में है, नाइजीरिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पाकिस्तान और इथोपिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना, सॉरी चाइना नहीं, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो बड़ा होने के बावजूद भी उसके पास फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, एकमात्र ऐसा देश है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि फेडरलिज्म का एक और तर्क दिया था कि देश बड़ा होता है तो फेडरलिज्म लाना पड़ता है, क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट उसके नहीं राज कर सकती है, ना चला सकती है। ठीक है, तो लेकिन पर चाइना एक दिखाई देता है कि काफ़ी बड़ा देश है, फिर भी वहाँ पर एक ही गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी देख सकते हैं, रशिया भी देख सकते हैं। ठीक है, कुल 193 कंट्रीज में से मात्र 25 कंट्रियाँ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करती है। बट ये मत सोचिए 25 कंट्री बस 193 में से, लेकिन सिटीजन में 40% लोग इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड के 40% लोग, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं सब फेडरलिज्म फॉलो करती है, बस चाइना को छोड़ के। अब हम कुछ की फीचर, मतलब कुछ उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं फेडरलिज्म के। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म के बारे में पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि
एक हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरी भी गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। हर गवर्नमेंट के पास अपना खुद का कार्य क्षेत्र होगा, जिसे ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, ठीक है। किसके स्पेसिफिक में? लेजिस्लेशन के, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। इन तीनों के मैटर में उनके पास अपना कार्य क्षेत्र होगा, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लॉसरी में दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज ज्यूरिडिक्शन? द एरिया ओवर विच समवन हैज अ लीगल अथॉरिटी, वह एरिया जहाँ पर किसी का लीगल अथॉरिटी हो। वो एरिया कैसा हो सकता है? या तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के आधार पर हो, या तो किसी सब्जेक्ट के आधार पर हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपने वहीं पर थर्ड पॉइंट, जो कार्य क्षेत्र है गवर्नमेंट का वो डिफाइंड है, कहाँ पर है वो पहले से बता दिया गया है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में पहले से ही बता दिया गया है। ये क्षेत्र जहाँ पर स्टेट देखेगा, ये क्षेत्र जहाँ पर सेंट्रल देखेगा, ठीक है। तो इन्हें गारंटीड है, कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हमारा हमारा ये क्षेत्र है, तो हम पहले से ही है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि ये एरिया हमारा, ये एरिया तुम्हारा, ठीक है। कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न में चेंजेस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न में चेंजेस लाने के लिए कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, नहीं ला सकती है, बल्कि दोनों गवर्नमेंट का उसमें सहयोग होना चाहिए, ठीक है। ये एक चौथा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग सही से पढ़ लीजिए। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट have the power to interact the constitution and the power of the different level of government। कोर्ट के पास पावर होता है कि वो एक न्यायाधीश का काम, न्याय देने का काम करे, अगर दोनों गवर्नमेंट में कोई भी लड़ाइयाँ होती है किसी मसले को लेकर, ठीक है। कोई भी पावर के बेसिस पर अगर कोई इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है, तो कौन इसका देखता है? कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट एक न्याय देने का काम करता है दोनों को, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। दोनों का रेवेन्यू का सोर्स अलग अलग होता है, अलग अलग डिसाइड होता है कि ये सोर्स, जैसे जीएसटी होता है, उसमें एक IGST होता है, एक SGST होता है, ठीक है। सॉरी, CGST होता है, एक SGST होता है, एक सेंट्रल का GST होता है, एक SGST तो स्टेट का GST होता है, ठीक है। अगला क्या है? सातवां सिस्टम पढ़ लेते। सातवां क्या है? द फेडरल सिस्टम हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम में दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, ये प्रमोट करता है किसको? और सुरक्षा प्रोवाइड करता है नेशन की यूनिटी को, ठीक है। चाहे कितनी भी रीजनल डाइवर्सिटी हो, तो क्या करते हैं कि देश एक गवर्नमेंट हो गया, जिसे बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। और जहाँ जहाँ रीजनल जो गवर्नमेंट चेंजेस होते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे चले जाएंगे आप ईस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ पे असम, नागालैंड, मिजोरम में लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं। नीचे चले जाएंगे तो लोग भाषा अलग बोलते हैं, पूर्वांचल में भाषा अलग बोला जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश में भाषा। तो भाषा के आधार पर, लोगों के रहने ढंग से आधार पर यहाँ पर डिवाइडेड है, तो उसी टाइप की गवर्नमेंट वहाँ बनती है। तो इससे क्या होता है कि जो राष्ट्र की एकता होती है वो बनी रहती है, ठीक है। और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, स्टेट और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके से लोग साथ आते हैं। पहला साथ कैसे आते हैं कि वो एक छोटे छोटे देश मिलकर, इंडिपेंडेंट स्टेट मिलकर एक साथ आकर एक बड़ा सा देश बना लें। समझ रहे? हमारे छोटे छोटे देश हैं, तो क्या होगा कि दूसरे देश उन पर आक्रमण करके मार देंगे। छोटे देश पे कोई भी आक्रमण करके जी सकता है ना। तो क्या करते हैं, सबकी साथ में मिलकर अपनी जो सिक्योरिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे USA में क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब सारे स्टेटों का, जितने अमेरिका में स्टेट हैं उनको मिलाकर एक समूह बनाया गया है, उसको बोलते हैं USA, ठीक है। तो कई सारे उसमें क्या आते हैं, जो राज्य के पास पावर होती है वो अधिक होती है सेंट्रल से,
ठीक है, सेंट्रल से अधिक राज्य के पास पावर होती है। और दूसरी क्या होती है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर मतलब एक साथ रखा हुआ है, जैसे कि एक देश है फिर उसमें बांटा गया है उनके बोलने के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। जैसे कि बेल्जियम में बांटा गया था बोलने के आधार पर, इंडिया में भी है कल्चर के आधार पर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि बेल्जियम तो बहुत बड़ा देश नहीं है, फिर बेल्जियम में क्यों फेडरलिज्म है? इसलिए क्योंकि वहाँ की जो एथनिक्स कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी जटिल थे, तो इसलिए करना पड़ा। ठीक है, और दोनों के पास अनइक्वल पावर होते हैं। सम यूनिट आर इज गारंटेड द स्पेशल पावर। जैसे मान लो क्या होता है कि सारे जो स्टेट होते हैं उनके पास कुछ पावर होती है, पर कोई कोई स्टेट ऐसा होता है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है। जैसे पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार थे, अभी हमारे पास नागालैंड जैसे जो राज्य हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार हैं, और बिहार की मांग हो रही है कि उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है कि थोड़ा उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा, तो उसका विकास थोड़ा तेज़ी से होगा। ठीक है, चलिए आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है, ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।